पर इसके विपरीत कार्य हो रहे हैं। पत्रकार यदि सच्चाई उजागर करता है तो उसको पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। कई बार अकारण पुलिस के दुर्व्यवहार होने का शिकार होना पड़ता है। हम लोग कई बार कवरेज करने जाते हैं, उस दरमियान भी पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद उसका शिकार रह चुका हूं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा मेरे संग दुर्व्यवहार किया गया, अकारण दुर्व्यवहार किया गया था, मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो देखिए, निश्चित तौर पे हमारे बाकी जो साथी पत्रकारों ने कहा, मैं उनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। पत्रकारों की बात आप कह रहे हैं, पत्रकार वास्तव में इन जो भ्रष्टाचारी है ना, उनके जब एक ईमानदार पत्रकार की कलम चलती है तो उसके जद में कोई न कोई भ्रष्टाचारी आता है। और आज के समय में ये भ्रष्टाचारियों की खाल बड़ी मोटी हो गई है, इनके मुट्ठी में शासन प्रशासन सब है। तो हम उनके लिए किरकिरी हैं, हम ईमानदार पत्रकार जो हैं उनके लिए किरकिरी हैं। हम आवाज़ उठाते हैं और इसी तरीके से कहीं न कहीं दबाए जाते हैं। और ये जो सरकार है, जो तत्कालीन सरकार है, हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन लोग का जो भी आश्वासन है सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छलावा है। खैर कुछ भी हो, हम अपने बनारस के पत्रकार साथियों को बस सैल्यूट करना चाहेंगे कि इतने के बाद भी वो लड़ रहे हैं। तो बार बार उनको जो है दमन का शिकार लगातार पत्रकारों के ऊपर एफआईआर को लेकर हम बात करेंगे बनारस के दिग्गज पत्रकारों से, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ लगातार शोषण होता जा रहा है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के जो लोग पत्रकार हैं और अपने आप में एक पत्रकारिता में नाम रखने वाले लोग हैं, तमाम ये चेहरे हैं और इनसे बस हर लोगों से एक ही सवाल होगा कि इस तरीके की जो घटना घट रही है इस पर सरकार और जिस तरीके से शासन क्यों नहीं संज्ञान ले रही है। ये बताइए कि आप एक बड़े प्रतिष्ठान में काम भी करते हैं और एक जाने माने पत्रकार भी हैं, जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर आए दिन एफआईआर हो रहा है, चाहे बड़े पत्रकार हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे सोशल या पोर्टल हो, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए कुलदीप, अभी की अगर बात करें तो वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र होने के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर पत्रकारों को जो पहले खुल करके जो हम लोग जो पहले पत्रकारिता करते थे, आज वो दिन नहीं रह गया कि हम लोग खुल करके पत्रकारिता अपनी कर सकते हैं। क्योंकि तमाम जो है इस तरह से जो है जो सामना हम लोग को करना पड़ता है, चाहे प्रशासन से लेकर की बात करें या तमाम ऐसे जो राजनीतिक दल भी हैं जो इस टाइप से जब भी देखते हैं तो पत्रकारों पर कुछ ना कुछ जो है इल्ज़ाम लगा करके उन पर जो है अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आज जो पत्रकारों की स्थिति जो वाराणसी में देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो एक सोचने वाली विषय वाली बात होगी। क्योंकि जो जिस तरह से चाहे तमाम ऐसे पत्रकार के साथ में जो आज घटना घटी है, चाहे वो मिर्ज़ापुर की बात करें पत्रकार के साथ में घटी हो या वाराणसी की बात करें या तमाम जो वाराणसी के सटे हुए जो ज़िले हैं वहाँ पे भी स्थिति जो है इसी तरह से। तो आज पत्रकार जो है कहा जाए तो प्रशासन के साथ साथ सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे प्रताड़ित हो रहा है और ये कारण सबसे बड़ा ये है कि पत्रकार जो चौथा स्तंभ कहा जाता है और आज वो चौथा स्तंभ जो है खुल करके अपनी बातों को जो है नहीं रख सकता है। तो ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं और ये सोचने वाली विषय है कि तमाम जो है उन पर जो है किसी न किसी तरह से जो है उन पर मुकदमा लाद दिया जाता है, उनको प्रताड़ित कर दिया जाता है। अभी अगर हम बात करें फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी के में जो एक पत्रकार धर्मेंद्र चौबे थे, धर्मेंद्र चौबे के साथ थे जो घटना घटित सारनाथ थाना में जो घटना घटित हुई है जिसपे वो लगाया गया कि उसमें जो है 41 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो 41 लाख का जो है कौन जो है प्रमाणित करता है कि वो 41 लाख रुपए कहाँ से आए और इसको कैसे प्रमाणित किया गया कि उसे नहीं, हाँ, और वो पैसे अभी तक बरामद नहीं हुए हैं, सबसे बड़ी बात। और उसमें जो है ये दिखाया गया कि 41 लाख रुपए बैग में थे, तो इसको कौन प्रमाणित करता है? आखिर इसको कौन प्रमाणित किया कि 41 लाख रुपए इस बैग में थे? अगर उस प्रमाणित किया है तो उस पर भी इस पर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि सेम अगर घटना की अगर बात करें तो सारनाथ थाना जो एसओ थे वो वहाँ पर मौजूद थे और आज मतलब उन्हीं धाराओं में जो है सारनाथ थाने की जो एसओ थे वो सेम धर्मेंद्र चौबे के साथ में जो धारा लगी है वो सारनाथ एसओ के भी उसमें लगा। लेकिन पुलिस उनको नहीं मतलब उसमें कर रही है कि हम मतलब सारनाथ थाने को पुलिस उनके धर्मेंद्र चौबे के परिजन को परेशान किया जा रहा है, उनके पिताजी को परेशान किया जा रहा है, भाई को परेशान किया जा रहा है। खैर ये चीज़ें हैं। अगर धर्मेंद्र चौबे इसमें अगर सम्मिलित थे
तो तमाम ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पे पैसे भी बरामद होनी चाहिए थे, और साथ ही साथ जो है एसओ सारनाथ के खिलाफ भी जो है वो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थे, उनके भी परिजन से पूछताछ होनी चाहिए। तो सिर्फ पत्रकार ही नहीं है कि मतलब जब चाहे तब उनको जो है उठा करके डाल दो, उनके पीछे कोई वो नहीं है। ये बताइए कि जिस तरीके से आजकल पत्रकारों के ऊपर बिना जांच के एफआईआर हो जा रहे हैं, चाहे हम बहुत जगह के नाम नहीं लेंगे, खासकर हम बनारस की ही बात कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो घटना आए दिन हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पे पत्रकार के ऊपर एफआईआर हुए, विभिन्न मुद्दों पे क्या मानते हैं इसको? एक तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बोला है और लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बोलते रहते हैं कि पत्रकारों के मामले में अगर कोई तहरीर पड़ती है तो उसकी जांच हो, जांच के बाद ही, और जांच एक सीओ स्तरीय अधिकारी से जांच होने के बाद ही मुकदमा दर्ज हो। पत्रकार क्योंकि भीड़ का हिस्सा नहीं है, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा और सिर्फ मन से बोलने से नहीं होता है। इन लोगों को, पुलिस को भी समझना चाहिए, पत्रकार एक भीड़ का हिस्सा नहीं है। और तमाम तरीके की जब हम खबर चलाते हैं, हर एक कुत्ता बिल्ली उठेगा और कहेगा कि इन्होंने हमसे रंगदारी मांगी, तो रंगदारी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अभी हाल में ही एक मामला आया जिसमें जेल अधीक्षक ने एक मुकदमा दर्ज कराया, प्रहलाद गुप्ता एक पत्रकार हैं उनके ऊपर, कि हमसे रंगदारी मांगी। रंगदारी कैसे मांगी? फ़ोन से मांगी, बात करके मांगी, SMS करके मांगी, किस तरह से मांगी? आपने ये तो देखा नहीं। तुरंत ओवर द नाइट 4 लाइन की एक एप्लीकेशन में मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये गंभीर धारा है। यानी अगर हम लोग लिखते हैं, अपनी लेखनी कलम तोड़ दें क्या? जिस दिन लिखना शुरू करते हैं तो हर एक आदमी उठेगा और एक बहुत आसान तरीके से उठता है, तो कहता है कि फलाने भाई साहब हमारे पास आए थे, हमसे रंगदारी मांगे। और जैसा भाई साहब ने कहा कि सारनाथ वाला जो मामला है उसमें 41 लाख की बात हो रही है। कहाँ 41 लाख? किसने देखा? वादी मुकदमा है इसमें। किसने जिसको मुकदमा कराना चाहिए तो वो कहाँ है? जिसका पैसा गया वो कहाँ है? और पत्रकार के नाम पे पत्रकार को आपने उठा लिया और उसको OSD और पता नहीं तमाम तरह की चीज़ें दे दी, जबकि ये सब कुछ मनगढ़ंत है सारी चीज़ें। वहीं एक इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? वो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन पत्रकार बहुत सॉफ्ट टारगेट है आपके लिए। आप उठा करके गिरफ्तार कर लीजिए, जेल भेज दीजिए। लिखेंगे कैसे? खबरें कैसे चलेगी? पूरा शहर जो है आग के ढेर पे बैठा है हिम्मत लिखने की आपको? आग के ढेर पे बैठा, फायर एग्जिट नहीं है। हॉस्पिटल से लेकर के, होटल से लेकर के सारे कमर्शियल बिल्डिंग हैं जो मानक के विपरीत हैं। लॉन चल रहा है, 99% मानक के विपरीत हैं। करिए ना मुकदमा उस पर। हम लिखेंगे तो तुरंत एक इल्ज़ाम लगेगा कि ये हमसे रंगदारी मांग रहे थे। हम क्यों लिखेंगे? फिर कैसे रुकेगा? दिल्ली में अभी जिस तरह से 2-3 घटनाएं बैक टू बैक हुई 3 महीने में, बनारस में नहीं होगी क्या? जब कोई मरेगा तभी ये चीज़ें होंगी। अभी जैसे ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर लगातार, मतलब कोर्ट कह चुका है, हाई कोर्ट बोल चुका है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके कमर्शियल यूज़ में नहीं आएगा। और हम लगातार खबर चलाएं और किसी दिन एक ट्रैक्टर वाला उठता है और कहता है कि ये भाई साहब हमसे रंगदारी मांग रहे थे, और उसके बाद तुरंत मुकदमा दर्ज होगा और हम जेल के अंदर होंगे। हिम्मत कहाँ से आएगी? कलम तोड़ दिया गया भाई साहब, नहीं लिख पाएंगे। कुछ नहीं। ये बताइए कि जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है और इसमें सरकार और शासन क्यों नहीं कुछ रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रही? जब भी कोई देखा जा रहा है तो रंगदारी के मामला को लेकर कुछ इस तरीके के लगातार फंसाने की बातें कही जा रही है। देखिए, पत्रकार होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई यूट्यूबर या फेसबुक या इस तरीके से नहीं है। तो पत्रकार जो लोग भी समाचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो हम लोगों को शिक्षा दीक्षा में पढ़ाया जाता है कि जो लोग भी समाचार का आदान प्रदान करते हैं वो पत्रकार माने जाते हैं। तो जिस तरीके से छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो, उनके खिलाफ अगर हम लोग उनके साथ अगर नहीं खड़े होंगे तो कल के दिन हमारे साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए जो लगातार मुकदमे हो रहे हैं, इस मुकदमे में जो लोग इस तरीके से इन्वॉल्व हैं, ये गलत हो रहा है और इस तरीके से खुलेआम मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए। वहीं जहाँ प्रशासन की बात आती है, प्रशासन के तरफ के जितने भी कर्मचारी या सिपाही होते हैं उनके तरफ जो दूसरी नज़र से देखा जाता है और पत्रकारों को दूसरी नज़र से देखा जाता है। या अगर आप कर रहे हैं कि नहीं हमारा पत्रकार साथी अपराधी है, तो आप अपने साथ के लोगों को भी तो अपराधी मानिए। ये कहीं चार्जशीट में आप लीपापोती करके कुछ भी कर दे रहे हैं और पत्रकारों को दोषी बना करके और जो अपने लोगों को क्लीन चिट दे दे रहे हैं, तो ये गलत है। पत्रकारों को निष्पक्ष लिखने का पूरी आज़ादी होनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए ताकि पत्रकार निष्पक्ष लिख सके। पत्रकार निष्पक्ष लिख सके। आप क्या मानते हैं जो बनारस में जो घटना घटी है, और आए दिन हम लोग देखते भी रहते हैं सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से कि इस पत्रकार के ऊपर FIR हो गया, आप किस नज़र से देखते हैं? सरकार और खासकर भाजपा सरकार लगातार ये भी कहती है कि पत्रकारों को संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन वो संरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने जो सही कहा, मेरे हिसाब से सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, सरकार कहती है कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है,
सरकार कहती है कि पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, पर इसके विपरीत कार्य हो रहे हैं। पत्रकार यदि सच्चाई उजागर करता है तो उसको पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। कई बार अकारण पुलिस के दुर्व्यवहार होने का शिकार होना पड़ता है। हम लोग कई बार कवरेज करने जाते हैं, उस दरमियान भी पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद उसका शिकार रह चुका हूं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा मेरे संग दुर्व्यवहार किया गया, अकारण दुर्व्यवहार किया गया था, मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो देखिए, निश्चित तौर पे हमारे बाकी जो साथी पत्रकारों ने कहा, मैं उनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। यदि बनारस के हम सारनाथ प्रकरण की बात कर लें तो अगर सेम धारा में मुकदमा जो तत्कालीन थाना प्रभारी ने उनके खिलाफ भी दर्ज रहा, एक पत्रकार थे उनके खिलाफ भी दर्ज था, तो पत्रकार सॉफ्ट टारगेट था, पुलिस ने उसको उठा के जेल में डाल दिया। वहीं प्रभारी निरीक्षक जो तत्कालीन थे वो वैसे ही घूम रहे हैं। तो मेरा प्रभारी निरीक्षक से कोई हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश नहीं है, पर इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। यदि उस पत्रकार के परिजनों को पुलिस उठा के पूछताछ कर रही है तो उस प्रभारी निरीक्षक के परिजनों से क्यों नहीं पूछताछ की गई? उस प्रभारी निरीक्षक को क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी की गई? उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? इस तरीके की तमाम बातें हैं। अभी आप देखेंगे इस मीडिया में बहुत ही छाया हुआ है, लखनऊ के एक PPS ऑफिसर ACP है, उन्होंने एक महिला के संग जो है दुराचार किया, महिला गिड़गिड़ाती रही, ये इनकी प्रकारेण FIR तो दर्ज हो गई, पर जो PPS ऑफिसर हैं ACP साहब हैं उनका अभी तक निलंबन नहीं हुआ, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह बनारस के एक प्रकरण और भी संज्ञान में आया है कि एक यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर भी तमाम तरीके के आरोप लगे हैं और वो अभी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। तो SIT गठित कर देना और अपने को बचाना, ये कहीं ना कहीं देखिए ये गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है। तो निश्चित तौर पे पत्रकारों के हित के लिए काम तो नहीं हो रहा है कहीं से भी, और हम निश्चित तौर पे बताना चाहेंगे कि हम अपनी खबर को कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भय रहता है कि हम ज़्यादा, जैसे हमारे आरिफ भाई ने बताया कि हम ज़्यादा चीज़ें अगर खुल के लिखने लगें तो मेरे ऊपर सीधे आ जाएगा कि ये झूठा एलिगेशन लगा दिया जाएगा कि ये इस रंगदारी मांगने के लिए खबर चला रहा है और एक FIR तुरंत दर्ज कर ली जाएगी। और वहीं जो वाकई जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी है उसके जूते घिस जाते हैं थाने के चक्कर दौड़ते दौड़ते, उसका एक प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती है, जो वास्तविक जिसकी FIR दर्ज होनी चाहिए नहीं की जाती है। वहीं जो मिली भगत से जो लोग काम करते हैं, जो अवैध काम करते हैं, वो एक एप्लीकेशन देते हैं और कहीं ना कहीं देखिए उसमें पर्सनल इंटरेस्ट रहता होगा जो भी हो पुलिस महकमे का, और वो तुरंत पत्रकार के ऊपर मुकदमा कायम कर लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर देखिए बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही सोचनीय विषय है। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही ईमानदार हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ईमानदार हैं, तो कहीं ना कहीं जो अफसर हैं वो इनके सरकार के काम पे पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, तो बनारस का जो ध्यान है, अगर बनारस में हम कहें अगर ये कील भी यदि गिरती है तो उसकी गूंज जो है वो नई दिल्ली ही नहीं विदेश तक जाती है। तो निश्चित तौर पे यहाँ का मामला जो है बेहद जो है संवेदनशील है और इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मानते हैं? आप तो एकदम बेबाक लिखते हैं और चाहे जो भी होता है उसका वीडियो भी हम लोग देखते हैं। पत्रकारों को लेकर क्या मानते हैं? जिस तरीके से लगातार पत्रकारों के ऊपर FIR होते जा रहे हैं और बनारस के विभिन्न जनपदों में भी देखा जा रहा है, और खासकर आप एक खबर चली थी नमक रोटी को लेकर, उस पत्रकार की नौकरी भी चली गई और बहुत सारे उसके ऊपर एलिगेशन भी लगे। देखें, जहाँ तक पत्रकारों की बात आप कह रहे हैं, पत्रकार वास्तव में इन जो भ्रष्टाचारी है ना उनके जब एक ईमानदार पत्रकार की कलम चलती है तो उसके जद में कोई न कोई भ्रष्टाचारी आता है, और आज के समय में ये भ्रष्टाचारियों की खाल बड़ी मोटी हो गई है, इनके मुट्ठी में शासन प्रशासन सब है। तो हम उनके लिए किरकिरी हैं, हम ईमानदार पत्रकार जो हैं उनके लिए किरकिरी हैं, हम आवाज़ उठाते हैं और इसी तरीके से कहीं न कहीं दबाए जाते हैं। और ये जो सरकार है, जो तत्कालीन सरकार है, हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन लोग का जो भी आश्वासन है सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छलावा है। खैर कुछ भी हो, हम अपने बनारस के पत्रकार साथियों को बस सैल्यूट करना चाहेंगे कि इतने के बाद भी वो लड़ रहे हैं। तो बार बार उनको जो है दमन का शिकार होना पड़ रहा है, लेकिन वो लड़ रहे हैं और हम अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। आपके माध्यम से बस सरकार तक ये कहना चाहते हैं
कि पत्रकार जो है समाज के बीच की चीज़ है और उनके लिए ही लड़ रहा है, उनकी ही बात शासन तक पहुंचाने के लिए लड़ रहा है और बीच में जो है इन भ्रष्टाचारियों का शिकार हो जा रहा है। तो इसको जो सिर्फ कोरा आश्वासन और सिर्फ कोरा जो ये ढकोसला है ना, सरकार इसको हटावे और इन पर थोड़ा सा ध्यान दे। जो भी पत्रकार हो, एक यूट्यूब के माध्यम से चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी वो पत्रकारिता कर रहा है, तो उसकी बातों को जो है गौर से थोड़ा सा सुनना चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचारी है, इस तमाम तरीके का यहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, कौन उठाएगा आवाज़? हम तो जनता की आवाज़ हैं, हम उस पर आवाज़ उठाते हैं क्योंकि आने वाले समय में कभी जो ये जो इनलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उसके शिकार होंगे हमारे ही लोग, हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये जो करप्ट लोग हैं, मोटी खाल वाले, मोटे पैसे वाले, इनके जो मुट्ठियों में सब लोग हैं, हम लोग दमन के शिकार हो रहे हैं। तो बस अब हम लोगों के पास एक ही माध्यम बचता है कि हम सब पत्रकार संगठित रहें और हमारे जो हमारे सीनियर हैं, जिनके पास अनुभव है, हम उनसे भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो जो हमारे जैसे या हमारे बाद भी जो लोग नए लोग हैं, उनको थोड़ा अपना शेल्टर दिए रहें, सिखाते रहें कि इन लोगों से कैसे, इन भ्रष्टाचारियों से कैसे बचना है, क्योंकि हमारा सहारा सिर्फ और सिर्फ ये पत्रकार ही है और कोई दूसरा सहारा नहीं हमारे। बिल्कुल। तो आप देखिए कि पत्रकार से हमारी बातें हुई है, बनारस के दिग्गज पत्रकार लोग थे और वो बहुत सारी बातें बताएं। पत्रकार समाज का आईना होता है और हर आईना ये नहीं है कि हर जगह दिखलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर लगातार जुल्म किया जा रहा है शासन और प्रशासन के द्वारा, और ख़ासकर पुलिसिया रवैया से बनारस के पत्रकार बिल्कुल नाराज़ हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पत्रकारों को लेकर एक बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जाए, लेकिन वो व्यवस्थाएं कब तक आएगी ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन जो पत्रकारों की जो पीड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है।